नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 22वां मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है। वह तंत्र जिसके द्वारा भोजन के जटिल पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी वह तंत्र, वह सिस्टम जिसके द्वारा जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो किस रूप में होता है? वो जटिल रूप में होता है, जटिल रूप में, ठोस रूप में होता है। और भोजन करने के पश्चात जब भोजन शरीर में पहुंचता है तो उसको सरल रूप में, यानी उसका अपघटन होता है, तभी तो सरल रूप बनेगा। तो भोजन का ये जटिल रूप है, ये भोजन है, और जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो उसका अपघटन हो जाएगा, एंजाइटिक अपघटन होगा। एंजाइटिक अपघटन यानी बहुत से एंजाइम है पाचक रसों के रूप में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एंजाइटिक अपघटन का मतलब क्या है कि बहुत से एंजाइम मिलकर भोजन के इस जटिल रूप को भोजन के सरल रूप में कन्वर्ट कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। और जब ये जटिल रूप सरल रूप में बदल जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? अब भोजन का करने से, भोजन को करने से भाई हमें भोजन क्यों करना पड़ रहा है? ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, ताकि हम कार्य कर सकें, हमारे दैनिक जीवन के हम कार्य कर सकें। तो जटिल रूप से सरल रूप में, एंजाइटिक अपघटन से ये सरल रूप बन गया। अब जब ये सरल रूप बन जाएगा तो इसका क्या हो सकता है? इस सरल रूप का अवशोषण हो सकता है। क्योंकि जो भोजन हमने किया उसका अवशोषण भी तो जरूरी है, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो सरल रूप का अवशोषण किया जा सकता है आसानी से, और उस अवशोषण के फलस्वरूप हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी तंत्र को, जिसके द्वारा इस भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में और अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में मुख्य क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल व उसकी सहायक पाचक ग्रंथियां, ये मुख्य रूप से पाचन तंत्र में आते हैं। एक तो क्या है? आहार नाल है, और आहार नाल के साथ साथ उसकी जो यकृत है, अग्नाशय है, ये इसकी क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां हैं, जो अपना रस लाकर आहार नाल में छोड़ती है, जिसके कारण भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, अब ये आहार नाल क्या होती है? देखो, आहार नाल मुख गुहा से लेकर एनस यानी गुदा तक फैली एक कुंडलित संरचना है। कुंडलित संरचना, कुंडलित व पेशीय संरचना है। कुंडलित व पेशीय संरचना है। अब ये देखो, मुख गुहा से लेकर कहां तक फैली हुई है? ये आहार नाल कहां से कहां तक फैला हुआ है? मुख गुहा से लेकर आपके गुदा तक ये फैला हुआ है आहार नाल, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है। तो यहां से ये मुख गुहा है, बकल केविटी। मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसिका, यहां पर ये एक पाचक ग्रंथि आ गई, यकृत। उसके बाद में यकृत के बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आहार नाल का, अमाशय। अमाशय के बाद में फिर ये यहां से, जहां से अमाशय खत्म होने वाला होता है, वो पार्ट कहलाता है ग्रहणी। और यहां पर दो पार्ट होते हैं, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत्र। फिर इसके नीचे होता है मलाशय, जहां पर अपचित भोजन आकर इकट्ठा होता है, और लास्ट वाला है गुदा, जहां से अपचित भोजन है
वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आहार नाल है, आहार नाल कहां से, मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैली रहती है। मुख गुहा से लेकर गुदा तक ये आहार नाल है, ये क्या होती है, फैली रहती है। ठीक है। अब इसके अलावा इसकी यदि हम लंबाई की हम बात करें तो आहार नाल की लंबाई देखो, जीवित अवस्था में लगभग 4.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। लगभग 4.5 4.7 ऐसे, है ना, 4.5 के लगभग इसकी क्या होती है, लंबाई जीवित अवस्था में। लेकिन मृत्यु के पश्चात क्या हो जाती है, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। कारण क्या है कि जैसे किसी की मृत्यु होती है किसी भी जीव की, तो उसके आहार नाल में क्या होती है, शिथिलता आ जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाता है। ये अभी तो खींचा हुआ है, शिथिल अवस्था में आने के कारण क्या हो जाएगी, ये फैल जाएगी। मृत्यु के पश्चात आहार नाल की लंबाई लगभग 8.7 मीटर हो जाती है। 8.7 मीटर हो जाती है। तो जीवित अवस्था में ध्यान रखना, जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कम होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात में आहार नाल की लंबाई शिथिल होने के कारण, है ना, किस कारण है कि मृत्यु होने के कारण जो आहार नाल है वो शिथिल अवस्था में आ जाती है, सिकुड़ जाती है। इस कारण इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये आपके पाचन तंत्र के बारे में है थोड़ा सा, कि वह तंत्र जिसके द्वारा भोजन के जटिल पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। भोजन जटिल रूप में होता है, उसको सरल रूप में कन्वर्ट किया जाता है विभिन्न एंजाइटिक अपघटन के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, फिर वो अवशोषण योग्य हो जाता है। और अवशोषण योग्य होता है तो उसका फिर अवशोषण कर लिया जाता है, और जब उस भोजन का अवशोषण हो जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब पाचन तंत्र में मुख्य क्या आता है, एक तो आहार नाल होता है जहां पर भोजन का क्या होता है, पूरा का पूरा पाचन चलता है। यहां से भोजन को मुख गुहा से हमने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आपके आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय, गुदा, यहां से होता हुआ ये सारा प्रोसेस चलता है ना। सबसे पहले हम भोजन को मुंह में लेंगे तो मुख गुहिका से ये होता हुआ कहां पर आएगा, ग्रसनी में, ग्रसनी से फिर कहां जाएगा, ग्रसिका में, फिर कहां पर आ जाएगा ये भोजन, आमाशय के अंदर आ जाएगा। आमाशय के बाद में फिर कहां आ रहा है ये, गृहिणी में, गृहिणी से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, छोटी आंत बड़ी आंत तक जितना भी पाचन होना होता है वो सारा का सारा पाचन हो जाता है। फिर ये भोजन आ जाता है आपके मलाशय के अंदर, फिर अपचित भोजन, और अपचित भोजन फिर मलाशय से, फिर गुदा से होता हुआ शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इसका मतलब जो आहार नाल है वो मुख गुहा से लेकर कहां तक फैली हुई है, गुदा तक फैली हुई है। और जीवित अवस्था में इसकी लंबाई कम होती है, लगभग 4.5 मीटर होती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात में इसमें शिथिल अवस्था होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब आगे देखिए आप, इसका पहला हम पार्ट देखते हैं, आहार नाल की संरचना की हम देखें, बात करें तो मुख व मुख गुहिका कि इसके अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है, मुख और मुख गुहिका। हमारा जो मुंह है, मुख दो ओष्ठों यानी दो होंठों से घिरा रहता है। इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है कि दो, एक ऊपर और एक नीचे, दो ओष्ठों से, दो होंठों से हमारा मुख है वो क्या होता है, घिरा रहता है। अब ये जो मुख है, मुख ये किसके अंदर खुलता है, ये मुख कैविटी के अंदर, बकल कैविटी जिसे बोलते हैं, मुख गुहिका में खुलता है, मुख गुहिका में खुलता है। ठीक है। अब मुख गुहिका क्या है,
मुख्य गुहिका कठोर व कोमल तालु से मिलकर बनता है ना। मुख्य गुहिका कठोर और कोमल तालु से मिलकर बनता है। अब मुख्य गुहिका का अग्रभाग क्या होता है? कठोर तालु व पश्य भाग यानी पीछे का भाग, पश्य भाग कोमल तालु कहलाता है। ठीक है। अब मुख्य गुहिका में ही इसके अधर तल में क्या पाई जाती है? जिह्वा पाई जाती है। मुख्य गुहिका के अधर तल में जिह्वा यानी जीभ पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है। मुख्य गुहिका के अधर तल में जिह्वा पाई जाती है। ठीक। और जिह्वा पर क्या होती है? जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हमें अलग अलग पदार्थों के स्वाद के बारे में पता चलता है। जो आगे के आपने देखा होगा कुछ जीभ के ऊपर इस प्रकार, ये मान लीजिए हमारी जीभ है, ये जीभ है, तो यहां पर इस प्रकार कुछ ऐसे उभरे हुए दाने के समान संरचना आपको दिखाई देगी, कुछ उभार दिखाई देंगे हमारी जीभ के ऊपर, जिह्वा के ऊपर। तो ये जो उभार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं आपके स्वाद कलिकाएं, जिनसे हमें अनेक पदार्थों का स्वाद का पता चलता है ना। मीठे का, नमकीन का और कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इससे हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। किसका? मीठे स्वाद का। ये जो पार्श्वीय भाग है ना, साइडों वाले भाग है, इससे हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है। और सबसे जो पीछे वाला पार्ट है, उससे हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार नमकीन, मीठा, खट्टा आदि के स्वाद का अनुभव जिह्वा पर पाई जाने वाली जीभ कलिकाओं से होता है, जीभ कलिकाओं से होता है। ठीक है ना। मैंने बताया ना आपको कि जीभ के ऊपर जो इस प्रकार जो उभरे हुए दानों के समान संरचना पाई जाती है, वो क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। और इस स्वाद कलिकाएं करती क्या है? इनसे हमें अलग अलग पदार्थों के स्वाद के बारे में पता चलता है। यदि स्वाद कलिकाएं नहीं होंगी तो हम चाहे कुछ भी खा लें, हमें स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। यदि हमारे सब्जी के अंदर नमक ज्यादा हो गया, सपोज कीजिए आप नमक किसी ने ज्यादा डाल दिया भूलवश, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि भाई जो सब्जी हम खा रहे हैं उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है ना। या मान लीजिए नमक कम है, तब भी हमें इन स्वाद कलिकाओं से ही पता चल जाता है। और कोई हमारे कुछ अंदर कोई सिस्टम थोड़ी इस प्रकार का, कोई विशेष प्रकार का जो हमें बता रहा है कि भाई आपको ये नमक कम है या ज्यादा है, ये स्वाद कलिकाएं हमें बता रही हैं। तो जो जीभ का आगे का हिस्सा वो हमें मीठे स्वाद का अनुभव करवाएगा। जो साइडों वाला पार्श्व हिस्सा है वो हमें नमकीन स्वाद का बताएगा। और जो पीछे वाला जीभ की जो पीछे वाली स्वाद कलिकाएं हैं, यानी ये वाली स्वाद कलिकाएं नमकीन का अनुभव कराएंगी, आगे वाली स्वाद कलिकाएं मीठे का, पीछे वाली स्वाद कलिकाएं खट्टे स्वाद का अनुभव करवाती हैं। ठीक है। इसके अलावा और मुख गुहा में क्या होता है? विशेष प्रकार से जीभ होती है ना, तालु है, वो हमने बात कर ली। अब क्या होता है? मुख गुहा में ही जबड़ों में दांत लगे रहते हैं। ठीक है, दांत लगे
रहते हैं, दांत होते हैं। और कहां धसे रहते हैं? ये हमारे मुख गुहिका में पाए जाने वाले जो जबड़े हैं, उन जबड़ों के अंदर दांत है वो क्या है? वो धसे हुए रहते हैं, है ना। दांत जबड़ों में धसे रहते हैं। अब दांत क्या होते हैं? ये विषमदंती प्रकार के होते हैं। दांत विषमदंती प्रकार के होते हैं। विषम क्या है? यानी अलग अलग, जो समान ना हो वो क्या हो जाएगा? विषम। सम तो क्या होता है? जो समान हो। विषम यानी जो अलग अलग प्रकार के हों। तो दांत भी क्या होते हैं? हमारे विषमदंती प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई दांत हमारे जो हैं वो सारे के सारे, पहली बात तो हमें पता है दांतों की संख्या कितनी होती है? टोटल 32, है ना। एक पूर्ण मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन ये जो 32 दांत होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इनकी साइज है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि जो दांत होते हैं वो विषमदंती होते हैं। विषमदंती या इसका आने का लिखने का तात्पर्य यही है कि दांत क्या होते हैं? वो दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इन्हें लिखते हैं विषमदंती। यदि सारे दांत एक ही प्रकार के होते, एक ही टाइप के होते, तो हम उनको विषमदंती नहीं कह सकते थे। लेकिन यहां पर दांत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कितने? 4। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांतों के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो हमने बात की है कि मनुष्य के दांत क्या होते हैं? विषमदंती होते हैं। विषमदंती होते हैं। क्यों विषमदंती होते हैं? क्यों? क्योंकि ये दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के हैं और चारों के प्रकार अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपके कृतनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक, ठीक है। तो ये देखो हम दांत कितने हैं? टोटल तो 32 हैं, 32 हैं, लेकिन ये 32 भी इन 4 प्रकारों में डिवाइड हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक 4 प्रकार के हो गए ये 32 के 32 दांत। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विषमदंती कहते हैं।
अब सबसे पहले हम लेते हैं, देखो कृतनक। कृतनक नाम, कर्तरी, कर्तरी यानी कैंची, और कैंची क्या काम करती है? तोड़ने का, काटने का। तो ये देखो कृतनक दांत हैं, ये भी कर्तरी से बना है, कैंची से बना है। तो ये कृतनक दांत, कृतनक दांत भोजन को काटने व तोड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को काटने और तोड़ने, जो भोजन हमको तोड़ते हैं, हम खाना तोड़ते हैं अपने मुंह से, तो इसका मतलब हम कौन से दांतों को यूज कर रहे हैं? कृतनक दांतों को यूज कर रहे हैं। तो भोजन को काटने और तोड़ने का काम कृतनक करते हैं। इनकी जो संख्या है कृतनक दांतों की, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। 2 ऊपरी जबड़े में और 2 ही निचले जबड़े में होती है। ठीक है, दोनों जबड़ों में 2-2। ठीक, दोनों जबड़ों में 2-2। इस प्रकार टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। काम क्या है? भोजन को काटना और तोड़ना। फिर आता है रदनक। दूसरे प्रकार का दांत आता है आपके रदनक। यह दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने और फाड़ने का, भोजन को चीरना और भोजन को फाड़ना, ये थोड़े नुकीले होंगे तभी तो चीरेंगे और फाड़ेंगे। ये दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान समय में, है ना, अब हम भोजन को, आपको पता है, सबको पता है, भोजन को हम पकाकर खाते हैं। पकाकर खाने के कारण भोजन क्या हो जाता है? वो हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इस कारण हमें ज्यादा उसको चीरने फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अब ये जो दांत हैं, रदनक दांत है, ये इनका ज्यादा काम नहीं है। परंतु जो मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी शेर है, चीता है ना, इस प्रकार के जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनके अंदर ये रदनक दांत बड़े काम के होते हैं और बहुत ज्यादा क्या होते हैं? विकसित भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानवर मारना पड़ता है और मांस को चीरना और फाड़ना पड़ता है। इसलिए मांसाहारियों में ये दांत शाकाहारियों की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। है ना? कारण क्या है कि ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इसलिए चीरने और फाड़ने का काम करने के कारण ये मांसाहारियों में ज्यादा विकसित होते हैं, शाकाहारियों में इतने विकसित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम पड़ता नहीं है इनका। और इनकी यदि संख्या की बात करें तो दोनों जबड़ों में एक एक दांत पाया जाता है ना, एक ऊपर वाले जबड़े में और एक ही नीचे वाले जबड़े में। अब एक तीसरा है और साथ में चौथा, तीसरा चौथा हम दोनों लिख रहे हैं। अग्र चवर्णक व चवर्णक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो ये दोनों प्रकार के दांत भोजन को कुतरने या पीसने का काम करते हैं। जो भोजन को हम खाना खाते पीसते हैं ना, कहते हैं ना कि अच्छा भोजन करने का तरीका वही होता है जिसको हम चबा चबा कर खाएं। भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके हम भोजन को यदि हम ग्रहण करते हैं तो वो भोजन क्या होता है? ज्यादा गुणकारी होता है। तो उस भोजन को कुतरने या भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है? अग्र चवर्णक
और चवर्णक करते हैं। ठीक है, यदि अग्रचवर्णक की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है, 2 ऊपरले जबड़े में और 2 ही नीचे वाले जबड़े में। और चवर्णक कितने होते हैं? 6, 3 ऊपरी जबड़े में और 3 ही निचले जबड़े में। इस प्रकार 6 होते हैं। तो ये दांत विषम दंती हैं, कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। फिर से देख लो, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अच्छा, एक इनका एक और आता है दंत सूत्र, अभी हम देखते हैं इसका, है ना। दंत सूत्र, दंत सूत्र अभी हमने पढ़ा है कि कृतनक दांत कितने थे? ऊपरी जबड़े में 2 और नीचे भी 2। रदनक कितने थे? 1, ऊपर 1 और नीचे वाले जबड़े में भी 1। अग्रचवर्णक ऊपर भी 2 नीचे भी 2। चवर्णक ऊपर 3 नीचे 3, है ना। तो एक सूत्र बनता है ICPM। इसका है इंसर्ट्स और प्रीमोलर्स और मोलर्स। ICPM, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो देखो आई ये कौन था? कृतनक। ऊपर वाले जबड़े में कितना है? 2। नीचे वाले में भी कितने हैं? 2। फिर C, 1 ऊपर नीचे भी 1। फिर P, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर M, 3 ऊपर 3 नीचे। 21, 23 बटा 21, 23 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो कितने हो गए? देखो, ऊपर 4 नीचे भी 4, 4 और ये 4, यहां पर ये 2 2 2 दूनी 4 4 6 6। तो ऊपर कितने हो गए? देखो, 6 4 10, 2 12, 4 16। ऊपरी जबड़े में 16 दांत, नीचे 4, 6 4 10, 10 और 2 12 और 4 16। तो ऊपरी जबड़े में भी कितने दांत हैं? 16 है। और नीचे भी कितने हैं? 16 दांत। तो 16 + 16 बराबर कितने हो गए? 32 दांत हो जाते हैं। इस प्रकार ये दंत सूत्र होता है। दांत की यदि और बात की जाए तो मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का तात्पर्य क्या है? द्वि यानी 2 बार, दंती 2 बार आते हैं। ये कितनी बार आते हैं? 2 बार। द्विबार दंती होते हैं मनुष्य के दांत। अच्छा, एक तो होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और दूसरे होते हैं आपके स्थायी दांत। एक होते हैं अस्थायी दांत और एक होते हैं आपके स्थायी दांत। तो जो अस्थायी दांत होते हैं इन्हें हम अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा, द्विबार यानी जीवन में 2 बार दांत आते हैं मनुष्य के। नेचुरल तरीके से मनुष्य के जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं, है ना। पहली बार कब आते हैं? जो पहले जो बचपन में जो दांत आते हैं वो दांत किस प्रकार के होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, और इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जबकि अब हम स्थायी दांतों की बात करें, जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और ये जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं। स्थायी दांत जीवन में केवल एक ही बार आते हैं।
तो देखो यहां पर द्विबार दंती दांत 2 बार आ रहे हैं, एक स्थायी दांत, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। ये जो अस्थायी दांत है जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो कि एक बार आएंगे फिर टूट जाएंगे, अपना आप ही टूट जाते हैं और उनके स्थान पर फिर नए दांत आते हैं। लेकिन जो स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं वो जीवन भर रहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है आपकी 12। चूंकि ये स्थायी दांत जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं, अतः दांतों को एक बार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार दंती। तो इस प्रकार यदि हम दांतों को देखें तो 3 विशेषता हमें नजर आ रही है। एक होती है विषम दंती, दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, तो ये विषम दंती हो गए। एक क्या होते हैं? द्विबार दंती, दांत जीवन में 2 बार आते हैं, पहली बार आते हैं वो अस्थायी होते हैं, संख्या 20 होती है, फिर दूसरी बार आते हैं वो स्थायी होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 12। और एक होता है एक बार दंती, जो 12 दांत स्थायी दांत होते हैं, वो जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं। ये एक बार टूटने के बाद में दोबारा नहीं आते, एक बार ही आते हैं ये 12 दांत। इसलिए दांतों की एक विशेषता क्या होती है? एक बार दंती। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम दांत की संरचना के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।